Hello everyone, this is Vaibhav here and I welcome you all to my YouTube channel. So today we are starting a new chapter which is electrostats. पहला लेक्चर है आज उस चैप्टर का और बहुत ही बेसिक होने वाला है पहला लेक्चर है बट बहुत सारी नई चीजें आप सीखने वाले हैं। फील्ड को कैसे देखना है, कहाँ कौन सा फील्ड सिमेट्रिक है, कैसा है, कैसे चीजों को देखना चाहिए। बस मैं फॉर्मूले के साथ नहीं जाने वाला हूँ। किस तरह से चीजों को देखना है वो सारी चीजें बातें करेंगे। तो चलो देखते हैं, सबसे पहले शुरू करते हैं। चार्ज के साथ शुरू करते हैं। चलो ठीक है, हम चार्ज के साथ शुरू। तो अगर मैं चार्ज के साथ शुरू कर रहा हूँ तो बहुत ज्यादा टाइम लेंगे नहीं इन सारी चीजों पे, चार्ज वगैरह पे। बट थोड़ा सा हमें ब्रीफली समझ में आना चाहिए, तो देखते हैं कैसे। सपोज एक कोई भी बॉडी है, मान लेते हैं कि सिल्क क्लॉथ है, इसके सामने एक और कोई बॉडी रख रहे हैं, दोनों के बीच में फ्रिक्शन हो रहा है या फिर बोल सकते हैं दोनों के बीच में रब रब कर रहे हैं एक दूसरे को, एक दूसरे के ऊपर। सो होगा क्या, कुछ ऐसा होता है, हमने देखा है कि यहाँ से कुछ ऐसा इस पे इलेक्ट्रॉन चला गया या फिर इससे इस पे आ गया, और इस वजह से न्यूट्रल बॉडी भी क्या हो जाता है, कुछ देर के लिए चार्ज वगैरह हो जाता है। तो ड्यू टू दिस ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर, अनचार्ज बॉडी कैन बिकम चार्ज। और अगर ये बॉडी चार्ज हो जाता है तो बस सिंपल एक ही मेथड नहीं है चार्जिंग के, बहुत सारे अलग अलग मेथड हो सकते हैं। बट यस, उनमें से मान लेते हैं कि अपन, हाँ उनमें से एक मेथड ही है, इंडक्शन वगैरह मेथड है, बहुत सारे अलग अलग मेथड है, उनमें से एक मेथड मान लेते हैं कि हम रब के थ्रू कर सकते हैं। तो ये जो इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर से इधर उधर चार्ज बॉडी पर आ गए, तो हम बोल सकते हैं कि ये जो चार्जिंग हो गई इस बॉडी पर, क्या हो गई, चार्जिंग हो गई, ये बॉडी का चार्जिंग हो गई। तो चार्जिंग ऑफ बॉडी के मेथड अलग अलग हो सकते हैं, बट हमें ये समझ में आ गया है कि इलेक्ट्रॉन के आने से, इलेक्ट्रॉन के जाने से बॉडी पर चार्ज हो सकता है। जिस पे इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा आ गया होगा वो नेगेटिवली हो गया होगा, जिस पे चला गया होगा वो पॉजिटिवली चार्ज हो गया होगा। तो इस तरह से बॉडी चार्ज हो। तो अगर बॉडी चार्ज हो गए हैं तो इस चार्ज के साथ कुछ, इस चार्ज बॉडी का कुछ प्रॉपर्टी होता है। बिल्कुल होता है कि अगर हम देखें तो ये जो चार्ज बॉडी है उस पे जो चार्ज होगा, चार्ज को अपन स्मॉल क्यू लेटर से डिनोट कर लेते हैं। तो ये जो चार्ज बॉडी का चार्ज है ये हमेशा इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ ई होगा। व्हाट इज ई? चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन। एक इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज है उसका इंटीग्रल मल्टीपल होगा। बिकॉज हम अभी फिलहाल ऐसा मान रहे हैं कि स्मॉलेस्ट यूनिट हमारी ये जो इधर से उधर जा रहे हैं, और इस वजह से हम बोल सकते हैं कि एक इलेक्ट्रॉन गया तो 1 इंटू ई, दो इलेक्ट्रॉन गया तो 2 इंटू ई, तीन इलेक्ट्रॉन गया तो 3 इंटू ई। तो चार्ज ऑन अ बॉडी इज n इंटू ई। दिस इज कॉल्ड क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। इसको अपन क्वांटाइजेशन का नाम दे रहे हैं। ये बहुत बेसिक है, आगे बहुत बढ़िया बढ़िया चीज आने वाली है, आप ध्यान से धीरे धीरे चलते हैं, सुनते हैं। तो ये हो गया क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, कि किसी भी बॉडी पे जो चार्ज होगा वो इंटीग्रल मल्टीपल होगा चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन। हम प्रॉपर्टीज देख रहे हैं चार्ज, ठीक है, हम प्रॉपर्टीज के बारे में बात कर रहे हैं चार्ज की। एक ये देखिए, एक होता है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, बहुत बेसिक है। बिकॉज एक बॉडी से गया दूसरे पे गया, बट नेट चार्ज ऑन दिस यूनिवर्स सिस्टम पे जो नेट चार्ज है वो हमेशा कांस्टेंट है। तो दिस इज कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। एंड थर्ड, हमें ये भी पता होना चाहिए कि अगर ये बॉडी लाइक है तो अट्रैक्ट करेंगे, अनलाइक है तो रिपेल करेंगे। सो सॉरी, लाइक है तो रिपेल करेंगे, और अनलाइक है तो अट्रैक्ट करेंगे। तो ये सारी चीजें तो हमें बहुत बेसिक है और हमें आती भी होगी, इसलिए इसमें हम बिल्कुल भी ज्यादा टाइम नहीं लेते हैं, आगे बढ़ते हैं। सो अब इस बॉडी पे जब चार्ज आ जाता है तो ऐसा क्या होता है, तो हम ऐसा समझ सकते हैं कि जब दो चार्ज बॉडी आपस में एक दूसरे के आसपास रखा जाए तो उनके बीच में एक इंटरैक्शन शुरू हो जाता है। ड्यू टू दैट चार्ज उनके बीच में इंटरैक्शन शुरू हो जाता है, बिकॉज हमें पता है कि ये अट्रैक्शन रिपल्शन होता है। तो दो बॉडी अगर चार्ज बॉडी को आसपास रख लें तो उनके बीच में इंटरैक्शन शुरू हो जाता है। तो ये इंटरैक्शन डिपेंड किस पे करता है,
इसके बारे में बात कर लेते हैं। तो इंटरैक्शन बिटवीन, अभी हम दो पॉइंट चार्ज के बारे में बात कर लेते हैं। इंटरैक्शन बिटवीन टू पॉइंट चार्ज मतलब अगर बोले तो एक चार्ज है यहाँ पर, छोटा बॉडी है, एक बॉडी यहाँ पर है, और इनके बीच में जो इंटरैक्शन हो रहा है इसके बारे में हम बात करना चाहते हैं। सपोज इसके पास चार्ज है Q1, इसके पास चार्ज है Q2। तो वो सब तो हमें पता ही है कि चार्ज का SI यूनिट कूलम्स वगैरह हो जाएगा। चार्ज का SI यूनिट कूलम्स होता है, तो हम चार्ज को मेजर करते हैं 1 कूलम, 2 कूलम, 3 कूलम, कुछ इस तरह से मेजर करने वाले हैं। सो अगर यहाँ पर देखें तो ये हो गया Q1 चार्ज, इस पे हो गया Q2 चार्ज, और अगर हम इसे किसी R डिस्टेंस पे रख दें तो इनके बीच में जो इंटरैक्शन है ये एक दूसरे पे फोर्स लगाते हैं। तो मान लेते हैं इस पे एक फोर्स लगा F1 और इस पे एक फोर्स लगा F2। तो हमेशा हमें याद होना चाहिए कि इनके बीच में जो इंटरैक्शन का फोर्स होता है वो हमेशा एक्शन रिएक्शन जैसा होता है। मतलब इस पे एक तरह से लगा है, सेम इस पे लगा है, तो हमेशा इक्वली एंड ऑपोजिट होते हैं। तो हमें याद रखना चाहिए कि F1 एंड F2 आर सेम इन मैग्नीट्यूड एंड ऑपोजिट इन डायरेक्शन। हमेशा जो दोनों बॉडी पर फोर्स लग रहा है, ऐसा नहीं है कि एक बॉडी पर फोर्स लग रहा है, दोनों बॉडी पर इक्वल ऑपोजिट फोर्स लग रहा है। बट ये जो फोर्स है ये डिपेंड किस पे करे। तो अकॉर्डिंग टू कुलम्स, साइंटिस्ट हैं हमारे, तो अकॉर्डिंग टू कुलम्स दिस फोर्स ऑफ इंटरैक्शन बिटवीन टू बॉडीज is directly proportional to the product of their charge। ये दोनों बॉडी पे चार्ज कितना है इसके प्रोडक्ट के ऊपर इसके फोर्स का मैग्नीट्यूड डिपेंड करता है। और ये जो फोर्स का मैग्नीट्यूड है ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है इनके डिस्टेंस के बीच के स्क्वायर, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन द टू। इन दोनों बॉडी के बीच में जो डिस्टेंस है उसके स्क्वायर के साथ इनके बीच का फोर्स कम होता जाता है। तो जब अपन इसको कंबाइन करते हैं, तो जब इन्हें कंबाइन करते हैं तो फोर्स का जो मैग्नीट्यूड है इसे लिखते हैं, एक कांस्टेंट लगा देते हैं, इसके बारे में बात करते हैं, और फिर लिखेंगे Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। मतलब दो बॉडी के बीच में जो फोर्स लगता है वो इक्वल होता है कि Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर, कुछ इस तरह से। ठीक है, तो ये फोर्स का मैग्नीट्यूड है। इसको थोड़ा और बेहतर लिखते हैं अपन, जिससे कि हम थोड़ा इसके डायरेक्शन वगैरह को भी समझ पाए। तो इसके लिए ये डायरेक्शन ऑफ फोर्स के बारे में भी बात करते हैं। तो अगर मैं डायरेक्शन ऑफ फोर्स के बारे में बात करूं तो ये जो फोर्स है हमेशा आपको याद रखना है कि ऑलवेज अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग होगी, ऑलवेज अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग द टू चार्ज। मतलब जिस भी चार्ज पे आप फोर्स लिख रहे हो उस तो उसको एक उसका पोजीशन वेक्टर के अलोंग ही हमेशा फोर्स होगा। दूसरे चार्ज को आप ओरिजिन मान लो, मतलब जैसे ये एक चार्ज है, ये दूसरा चार्ज है, तो इस पे इसको कुछ देर अगर मुझे इस पे फोर्स लिखना है तो आप, अगर मैं सिंपल भाषा में बोलूँ तो बोल सकता हूँ इनके लाइन ज्वाइनिंग पे ही फोर्स होगा। हमेशा इन दोनों को स्ट्रेट लाइन से जोड़ देना है, इस लाइन ज्वाइनिंग पर ही फोर्स होगा। या फिर थोड़ा अगर स्टैंडर्ड टर्म्स में बोले तो इसको आप कुछ देर के लिए ओरिजिन मान लो, और इस पे अगर फोर्स लिखना है तो या तो फोर्स आर कैप के अलग होगा, मतलब इसके पोजीशन वेक्टर के अलग, या फिर इसमें फोर्स माइनस आर कैप के अलग होगा इसी बॉडी के हिसाब से जो पोजीशन वेक्टर है इसी के अलग। सो इस वजह से फोर्स को मैं लिख सकता हूँ फोर्स बिटवीन टू, इसको ओरिजिन मानते हुए ये आर वेक्टर बना सकता हूँ, इसको एक आर वेक्टर बना दिया। सो फोर्स इनके बीच में जो लग रहा है उसको लिख सकते हैं के Q1 Q2 बाय मॉड ऑफ आर का होल स्क्वायर, और डायरेक्शन है इसका आर कैप। हमेशा लाइन ज्वाइनिंग ये आर कैप हो सकता है प्लस हो सकता है माइनस हो, वो डिपेंड करेगा चार्ज कैसा है। अगर ये भी प्लस है ये भी प्लस है तो ये रिपेल होगा तो आर कैप के अलग होगा। बट अगर ये प्लस है
और ये माइनस है तो फोर्स माइनस आर कैप के अलॉन्ग हो जाएगा। तो यस, आपको जब भी डायरेक्शन लिखना है आप यहाँ पर तो आर कैप ही लिख लो, आप इसके साइन को लिख लो तो आपको मिल जाएगा प्लस आर कैप या माइनस आर। Q2 का साइन लिख लेना, जैसा भी, अगर पॉजिटिव चार्ज है तो ये प्लस Q2, माइनस चार्ज है तो माइनस Q2, तो आपको डायरेक्शन अपने आप समझ में आ जाएगा। बट अपन इतना नहीं सोचते हैं, हमें क्या करना है, दोनों को लाइन ज्वाइन कर देना है, दोनों के सेंटर को ज्वाइन कर देना है, ऐसा मान लो छोटे छोटे बॉडीज है, सेंटर क्या बोले, बट दोनों को लाइन से ज्वाइन कर देना है। एंड अगर अट्रैक्टिव है तो उस दूसरे बॉडी की तरफ उसी लाइन ज्वाइनिंग पे, रिपल्सिव है तो बाहर दूसरे बॉडी पे, ऑपोजिट डायरेक्शन, और कुछ भी नहीं। इसको और अच्छे से अगर हमें लिखना है तो हम ऐसा भी लिख सकते हैं, फोर्स वेक्टर इज के Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर, और इस बार मैं आर कैप को भी ओपन कर ले रहा हूँ, जैसे आर क्यूब लिख ले रहा हूँ और जैसे आर लिख। सो ये हमारा जो फॉर्म है ये एक इम्पॉर्टेंट फॉर्म है। जब भी मुझे 3 डायमेंशनल फील्ड दिखेंगे तो अपन कोशिश करेंगे कि फोर्स वगैरह या फिर फील्ड वगैरह की वैल्यू उसके थ्रू लिख दें। तो आपको ये रिजल्ट थोड़ा सा याद रखना है, इसको जरूर याद रखें। और ये वाला लॉजिक तो बिल्कुल याद रखना ही है, के Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर, ये फोर्स का मैग्नीट्यूड है, और लाइन ज्वाइनिंग के अलाउंग या तो रिपल्सिव या तो अट्रैक्टिव, दोनों में कुछ भी हो सकता है, वो डिपेंड करेगा। आई थिंक यहाँ तक सबको क्लियर होगा, और ज्यादा कुछ इसमें खास बात थी भी नहीं, बट यस, सबको अभी तक क्लियर हो गई होगी बात। अब आगे बढ़ते हैं और चीजों को थोड़ा और बेहतर समझते हैं। तो अब यहाँ पर हमने दो चीजें तो लिख ली, प्रोडक्ट ऑफ चार्ज एंड डिस्टेंस बिटवीन दैट। एक फैक्टर बचता है अपना, ये के का। ये के क्या है? सो दिस वैल्यू ऑफ के, दिस वैल्यू ऑफ के डिपेंड्स ऑन किस पे? मीडियम बिटवीन द टू चार्जेस। ये किसके ऊपर डिपेंड करता है? मीडियम बिटवीन द टू चार्जेस। दो चार्ज के बीच में मीडियम क्या है, इसके ऊपर डिपेंड करता है। मैं बिल्कुल ऐसा मान के चल रहा हूँ अभी फिलहाल कि आपको कुछ नहीं आता है, इसलिए धीरे धीरे सारी चीजें डेवलप कर रहे हैं, फिर आगे अपन बहुत हाई लेवल तक जाने वाले हैं। आप इसको बस ध्यान से चीजों को समझते हुए चले। तो मान लेते हैं यहाँ पर एक मीडियम कुछ रख दिया आपने, और ये चार्ज यहाँ पर है Q1, और यहाँ पर एक चार्ज है Q। और पहले हमने इन दोनों चार्ज को एक सेपरेट सेक्शन बनाते हैं, और पहले हमने इन्हीं दो चार्ज को एयर पे रखा। कहाँ एयर पे रखे? मतलब वैक्यूम पे रखे थे, जहां पर मीडियम वगैरह ऐसा कुछ है नहीं। तो फिर जब इसको वैक्यूम पे रखते हैं, तो वैक्यूम पे जब रखते हैं तो ये के की वैल्यू उस वक्त होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन। के की वैल्यू होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन। इसको बोलते हैं फ्री स्पेस की परमिटिविटी। ठीक है, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। फ्री स्पेस मतलब वैक्यूम का परमिटिविटी। बट यहाँ पर इस के की वैल्यू चेंज हो जाती है, यहाँ पर इस के की वैल्यू चेंज हो जाती है। मतलब होता क्या है यहाँ पर कि जैसे ये मीडियम आता है तो मीडियम के अंदर जो डाइपोल्स वगैरह होते हैं वो कुछ इस तरह से, ये सेंस पॉजिटिव है मान लेते हैं, ये भी एक पॉजिटिव चार्ज है Q2, ये Q1। तो होगा क्या कि इसके प्रेजेंस के कारण इसके जितने भी पॉजिटिव चार्ज, ये डाइपोल्स कुछ इस तरह से अरेंज हो जाएंगे। मतलब अभी मैं बता रहा हूँ कि इसके पॉजिटिव के सामने इधर कुछ नेगेटिव, इधर पॉजिटिव, नेगेटिव पॉजिटिव, डाइपोल कुछ इस तरह से अरेंज हो। यहाँ पर भी नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव, और ये पॉजिटिव पॉजिटिव। तो इस तरह से अरेंज हो जाने पर, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान से सुनेंगे आप, कि ये जो Q1 है, इस ये Q2 पे अब भी वैसा ही फोर्स लगा रहा होगा जो फ्री स्पेस पे लगा रहा था। मतलब कौन सा? के Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर, वेयर के इज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ये फोर्स अब भी वैसा ही होगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। इस फोर्स पे कोई फर्क नहीं होगा। बट जब मीडियम कुछ और आ जाता है ना, तो इन सारे की वजह से अगर मैं Q2 पे फोर्स देख रहा हूँ तो आप देख सकते हो ये नेगेटिव चार्ज का फ्री फोर्स डोमिनेटिंग होगा।
तो एक F2 फोर्स भी इस पे पीछे की तरफ आ जाए। एक F2 फोर्स इस मीडियम के कारण आ गया है। तो जो नेट फोर्स बन रहा है F नेट ऑन चार्ज Q2, वो बन रहा है F1 माइनस F2, F1 माइनस F2। तो हम इस चीज को इग्नोर करते हैं। इग्नोर बोलने का मतलब है कि हम नेट के बारे में बात करते हैं कि इस मीडियम पे ये चार्ज इस पे क्या फोर्स लगा रहा है। एक्चुअल में क्या है, ये चार्ज जो एयर पे लगा रहा था वो अब भी लगा रहा है, बट मीडियम के आ जाने से नेट बदल गया और हमारा बोलना कैसा होता है कि ये चार्ज इस चार्ज पे नेट फोर्स इस मीडियम पे ऐसा लगा रहा है, बट एक्चुअल में कोई भी मीडियम हो इनके बीच का इंटरेक्शन चेंज नहीं हो रहा है। ये दूसरे चार्ज के आ जाने से इस पे नेट चार्ज हमेशा, नेट फोर्स हमेशा चेंज हो जाता है। ठीक है। सो ये जो है इसे एफ नेट बोलेंगे, और इसको मैं बोल सकता हूँ एफ वैक्यूम का कुछ एक्स या फिर पी के टाइम्स बोल लो, या फिर स्मॉल के लिख देता हूँ। जो नेट फोर्स आ रहा है वो वैक्यूम वाले फोर्स का कुछ के टाइम्स बन जाता है। के, ये वाला के और ये के डिफरेंट है, और इस के को फिर हम बाद में नाम देते हैं डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। इसको क्या नाम दिया जाता है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। मतलब ये फील्ड को या फिर ये फोर्स को किसी के टाइम से कम कर देता है दो चार्जेस के बीच में, और जितने टाइम्स फील्ड कम कर दिया वैक्यूम के कंपैरिजन में, इसे हम बोलते हैं डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। तो मैं अब इस मीडियम पे फोर्स क्या लिखूं इनके बीच में, तो वो हो जाता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, जो कि ओरिजिनल फोर्स था वैक्यूम पे Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर, और इसको 1/k से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ये फोर्स हो जाता है, ये 1/k से, के क्या है अपना डाइलेक्ट्रिक फास्ट। तो इसको हम फर्दर ऐसे भी लिखते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। इसको रिलेटिव परमेबिलिटी भी के को बोल देते हैं, के को रिलेटिव परमेबिलिटी भी बोल देते हैं, और Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर, Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। तो व्हाट इज ई आर, जिस फैक्टर से कम हो रहा है। तो अगर मैं थोड़ा सा इस ई आर के बारे में और बात करूं, तो आप ऐसा भी बोल सकते हो कि फोर्स जो है वो है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के बदले मीडियम की परमिटिविटी Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। थोड़ा सा ध्यान से सुनेंगे तो समझ में आएगा। Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। तो ये ई एम क्या है, ये हमने यहाँ पर जो ई आर लिखा है, ये ई आर इज वेरी वेरी सिमिलर टू के। ये ई आर और के में ज्यादा डिफरेंस नहीं है, बट हम अगर मीडियम की परमिटिविटी की बात करें तो हम लिखेंगे कि रिलेटिव परमिबिलिटी की बात करें कि वो कितने टाइम्स उसके परमिट कर रहा है, तो उससे मैं लिख सकता हूँ मीडियम की परमिबिलिटी टाइम्स ऑफ एयर पे क्या परमिबिलिटी थी। तो इस वजह से ई एम को लिखा जा सकता है ई नॉट टाइम्स ऑफ ई आर। तो फोर्स हम ऐसा भी बोल सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के बदले उस मीडियम की परमिटिविटी। और उस मीडियम की परमिटिविटी कैसे निकाली जा सकती है, रिलेटिव परमिटिविटी मल्टीप्लाइड बाय फ्री स्पेस की परमिटिविटी। बहुत नॉर्मल सी बात है, कोई खास बात इसमें है नहीं। आई थिंक आपको समझ में आ रहा है। मतलब अगर दो चार्जेस के बीच में कंक्लूजन हमारा ये है कि इफ वी चेंज द मीडियम बिटवीन टू चार्ज, दो चार्ज के बीच का अगर मीडियम चेंज कर दे, देन द नेट इंटरैक्शन, इस वर्ड पे फोकस करना है, नेट इंटरैक्शन बिटवीन दैम चेंजेस, बट the actual interaction remains same। उन दोनों के बीच का एक्चुअल इंटरैक्शन, ये एक्चुअल इंटरैक्शन किसके बीच का, बिटवीन टू चार्ज, दो चार्ज के बीच का एक्चुअल इंटरैक्शन चेंज नहीं हो रहा है, बट नेट इंटरैक्शन चेंज हो जाता है इनके बीच। आई थिंक यहाँ तक सबको
क्लियर होगी बात, छोटी बात है बट थोड़ा सा समय दे सकते हैं, बिकॉज डाइलेक्ट्रिक में इस चीज को वापस से पढ़ना होगा। उससे अच्छा है यहाँ पर ही आपका बेस थोड़ा तैयार हो जाए। चलो, तो आई थिंक यहाँ तक सारी चीजें क्लियर है। आगे बढ़ते हैं और अब हम बात करते हैं कि ये जो फोर्सेस है इसकी वजह से हम बॉडी पर इक्विलिब्रियम वगैरह कैसे देख सकते हैं। उसके पहले मैं एक चीज और बता दूं कि सुपर पोजिशन ऑफ फोर्सेस की अगर बात करें, मतलब अगर ऐसा बोले कि ये एक स्पेस है और यहाँ पर बहुत सारे चार्ज है, ठीक है, ऐसे में बहुत सारे चार्ज है, तो एक चीज हमें याद रखना है कि किसी एक चार्ज पे, ऐसे बहुत सारे चार्ज रख दिए, किसी एक चार्ज पे जो नेट फोर्स है वो किसी और के आ जाने से चेंज हो जाता है, नेट फोर्स, बात पे थोड़ा ध्यान देंगे। बट दो चार्जेस के बीच की इंटरैक्शन जो पहले थी वो अब भी होगी, किसी तीसरे के आ जाने से चेंज नहीं होगी। मतलब अगर ये दोनों नहीं होते तो भी ये दूसरे पर एक दूसरे पर ऐसा फोर्स लगा रहे थे, और अगर ये आ भी जाते हैं तो भी इनके बीच का फोर्स नहीं चेंज होगा, बट नेट फोर्स चेंज हो जाएगा, बिकॉज ये भी फोर्स लगाएंगे और ये भी फोर्स लगाएंगे। तो इन तीनों वेक्टर का अगर मैं देखूं, अगर मैं इसको क्यू नॉट बोलूं, तो एफ नेट ऑन क्यू नॉट अगर बोले, बस क्यू नॉट पे फोर्स देख रहे हैं, हाँ इस पे भी ऐसा फोर्स लग रहा होगा, इस पे भी ऐसा फोर्स लग रहा होगा, और इस पे ये वाला फोर्स भी लग रहा होगा, बट उस पे अपने को अभी बात नहीं करना है, अभी हम किसी एक चार्ज पे फोकस कर रहे हैं। तो इस चार्ज पे जो नेट फोर्स लग रहा होगा वो कैसा होगा, वो होगा वेक्टर एडिशन ऑफ ऑल दी थ्री फोर्सेस बाय अदर थ्री चार्ज। तो जितने भी चार्जेस रख दो उन सबका सम ऑफ चार्ज, सॉरी सम ऑफ फोर्स, वेक्टर सम ऑफ फोर्स विल बी द नेट फोर्स ऑन एनी चार्ज। बट यस, नोटिस कि दो चार्जेस के बीच का फोर्स तीसरे चार्ज के आ जाने से बिल्कुल भी चेंज नहीं होता है। सेम कंसेप्ट हमने यहाँ पर भी सीखा है, बिकॉज ये इन सारे चार्ज के आ जाने से इनके बीच का फोर्स चेंज नहीं हुआ था, बट नेट फोर्स चेंज हो गया था। ठीक है, तो दिस इज सुपर पोजिशन ऑफ फोर्सेस। इसके बाद बात करते हैं, थोड़ा सा देखते हैं कि इक्विलिब्रियम कैसे देखा जा सकता है। तो इक्विलिब्रियम ऑफ चार्ज, पॉइंट चार्जेस का इक्विलिब्रियम थोड़ा सा देखना चाहते हैं, उसके हिसाब से फिर टाइम पीरियड वगैरह भी मैं कैलकुलेट करके आपको थोड़ा बता दूंगा कैसे करते हैं। तो मान लेते हैं ये दो स्पेस है, तो ये, इससे अपने लाइन से बिल्कुल सोचना नहीं है कुछ, मैंने बस ऐसा बना दिया, ये दो चार्जेस है, और पहला केस मैंने मान लो कि ले लिया लाइक चार्जेस, मतलब दोनों चार्जेस एक जैसे, और इनके बीच का इंटरैक्शन देखना चाहते हैं। तो इनके बीच में अगर इंटरैक्शन देखो तो ये मान लेते हैं लाइक भी है और बिल्कुल सेम मैग्नीट्यूड के हैं, ऐसा मान लेते हैं क्यू क्यू। तो इस केस में आप देख सकते हो, या फिर अगर अलग मैग्नीट्यूड के भी होंगे तो डिफरेंट चीजें नहीं होंगी, बट अगर मान लेते हैं सेम मैग्नीट्यूड के, चलो कुछ देर के लिए मान लेते हैं डिफरेंट मैग्नीट्यूड के, तो Q1 Q2 ऐसा डिफरेंट मैग्नीट्यूड। तो हमें पता है कि हमें देखना है अगर तीसरा कोई चार्ज है Q3, ये चार्ज है Q3 और इसको अपन कहीं भी रख सकते हैं, ठीक है, इसको कहीं भी रख सकते हैं, यहाँ ला सकते हैं, यहाँ ला सकते हैं, यहाँ ला सकते हैं, कहीं पे भी ला सकते हैं। हमें ऐसी जगह लाना है जहां पर ये इस पे नेट फोर्स ना लगे, ठीक है, जिस पे इस पे नेट फोर्स ना लगे, ऐसे जगह हमें ला के रखना है। तो मुझे पता है अगर मैं यहाँ पर रख दूं तो पहले चार्ज की वजह से भी फोर्स है ऐसा, और इसकी वजह से भी लाइन ज्वाइनिंग की वजह से सेम डायरेक्शन पर ही फोर्स आएगा। आप समझ रहे होंगे, इसकी वजह से भी ये लाइन ज्वाइनिंग है, इसकी वजह से ये लाइन ज्वाइनिंग है, तो यस दोनों की वजह से फोर्स सेम आ रहा है, कभी भी कैंसिलेशन पॉसिबल नहीं है, तो इस रीजन पे नहीं रख सकते। इस रीजन पे भी वैसा ही कुछ होगा, यहाँ पे भी नहीं रख सकते, मतलब मिड वाली रीजन पे एक बार चेक करते हैं, अदरवाइज हम बोलेंगे कि कहीं पे भी इक्विलिब्रियम पॉइंट है नहीं इनका। तो बस यहाँ से आप देख सकते हो ये ऐसा है, यहाँ पर इसका फोर्स ऐसा होगा, लाइन जॉइनिंग ऐसा है, इनका लाइन जॉइनिंग ऐसा है, तो यस दोनों फोर्स का डायरेक्शन ऑपोजिट आ रहा है। तो मैं बोल सकता हूँ कि यहाँ पर किसी एक्स डिस्टेंस दूर पे इक्विलिब्रियम आ सकता है। तो अगर इनके बीच में पहले डिस्टेंस था L0, पहले इनके बीच की डिस्टेंस थी L0,
तो अब ये डिस्टेंस L0 - x ऐसा कुछ लिख लेते हैं। और इस पे एफ नेट जीरो करना है। अगर इस पे नेट फोर्स जीरो करना है तो क्या लिखना चाहिए मुझे? एफ नेट इज इक्वल्स टू F1 + F2। वेक्टर एडिशन करना है दोनों में। और अगर वेक्टर एडिशन करना है तो आप ध्यान से समझ सकते हैं कि पहले की वजह से फोर्स होगा के Q1 Q3 बाय x² और दूसरे की वजह से होगा कि Q2 Q3 बाय x L0 - x²। L0 - x² आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। इसको आप सॉल्व कर सकते हैं एंड आफ्टर दैट आप x की वैल्यू निकाल सकते हो कि कहाँ पर इनका इक्विलिब्रियम पॉइंट आ रहा है। कोई खास बात इसमें है नहीं, ठीक है। बट हमारा मेन मोटिव था कि हमें पहचानना आना चाहिए कि इक्विलिब्रियम पॉइंट कैसा है, ठीक है। अब बात करते हैं कि ये इक्विलिब्रियम स्टेबल है या अनस्टेबल है। इक्विलिब्रियम तो है बट स्टेबल है या अनस्टेबल है। स्टेबल इक्विलिब्रियम कैसे चेक करते हैं? अगर इसके पॉइंट जहां पर भी इक्विलिब्रियम है वहां से अगर मैं थोड़ा भी इधर उधर डिस्प्लेस करूं और देखूं कि क्या वो वापस से अपने अगर पोजीशन पे आ जाए, इन दैट केस मैं बोलूंगा उसका इक्विलिब्रियम स्टेबल था। जैसे कि मान लो अगर मैं इसको अगर इधर ले जाता हूँ बहुत स्लाइड, तो और अगर नेट फोर्स इस पे वापस ऐसा बन जाता है तो ये स्टेबल था। बट अगर मैं इसको ऐसा ले जाता हूँ और नेट फोर्स ऐसा ही बन जाए तो ये अनस्टेबल है, ठीक है। तो ऐसा हम बोलते हैं स्टेबल अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। तो यहाँ पर आप समझ रहे हो कि यहाँ पर नेट फोर्स इक्वल हुआ है। जैसे मैं इसको हल्का सा इधर ले जाता हूँ तो इन दैट केस ये चार्ज यहाँ पर आएगा। और सिंस इससे डिस्टेंस कम हो गया, पहले ये यहाँ पर दोनों का फोर्स इक्वल था, अब इसका फोर्स और कम हुआ, इसका फोर्स और कम हुआ बिकॉज डिस्टेंस बढ़ गया। और इसका फोर्स आप बोल सकते हैं और ज्यादा बढ़ गया बिकॉज इनके बीच में डिस्टेंस कम हो गया। तो यस, बहुत ऑब्वियस है कि जब इसको आप यहाँ से यहाँ ले जाओगे तो इस पे नेट फोर्स ऐसा बन रहा है। और अगर इस पे नेट फोर्स ऐसा बन रहा है मतलब ये स्टेबल इक्विलिब्रियम था। और अगर स्टेबल इक्विलिब्रियम था तो यहाँ पर हमें पता है कि एसएचएम हो सकता है। सिंपल हार्मोनिक मोशन यहाँ पर बनाया जा सकता है अगर स्टेबल इक्विलिब्रियम था। तो बस ठीक है, यहाँ पर अगर आपको टाइम पीरियड ऑफ एसएचएम वगैरह देखना है तो कोई खास बात नहीं है। ये डिस्टेंस जो भी एक्स का आया था उससे आप इक्वेशन बना सकते हो टाइम पीरियड वगैरह के लिए। तो अगर मैं इसको हल्का सा स्लाइड इधर ले जा रहा हूँ तो नेट फोर्स लिख लेते हैं उस पर क्या है। तो क्या लिखूंगा मैं? नेट फोर्स एक्स की वैल्यू सपोज मुझे पता है एक्स क्या है जहां पर ये इक्विलिब्रियम पे थे, एक्स की वैल्यू होती। तो अब इनके बीच में जो फोर्स है वो हम इजिली लिख लेते हैं। अगर x पता चल गया तो ये x1 मान ले रहा हूँ इसको, और इसको x2 मान ले रहा हूँ। तो ये हमें पता है। और अब हमें कुछ भी करना नहीं है। आप देख सकते हो उस पे नेट फोर्स कैसा लिखेंगे। इस पे नेट फोर्स लिखूंगा मैं पहले वाले की वजह से के Q1 Q3 बाय जो भी x था प्लस ये जो भी इक्विलिब्रियम पॉइंट आया था उससे हम थोड़ा सा स्लाइटली कितना डिस्प्लेस हुए हैं मान लेते हैं। मैं सिंबल्स में थोड़ा ज्यादा इधर उधर कर रहा हूँ, अब थोड़ा सा ध्यान से ऐसे करो कि x1 मान लो मैंने इसको स्लाइटली डिस्प्लेस किया था यहाँ से, ये वाला डिस्टेंस x1 है, ठीक है। ऊपर वाले x1 x2 को मिटा देते हैं, इस पे थोड़ा हटा देते हैं। तो ये x1 हो गया और इसका होल स्क्वायर और माइनस जो दूसरा फोर्स आ रहा है और इसको नेगेटिव ले लेते हैं बिकॉज वन वाले की वजह से छोटा फोर्स है, और इसको प्लस ले लेते हैं। तो इसका फोर्स कैसा आ रहा है डिस्प्लेसमेंट के, क्या ये डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन पे ही था? तो चलो इसको पॉजिटिव ही ले लेते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। साइन कन्वेंशन है, इसको पॉजिटिव ले लेता हूँ और इसको नेगेटिव ले लेता हूँ बिकॉज ये डिस्प्लेसमेंट के ऑपोजिट डायरेक्शन में फोर्स है। तो के Q2 Q3 बाय x माइनस x1 होल स्क्वायर। x माइनस x ना लिख के क्या लिख लें उससे जो भी डिस्टेंस था, तो ये हो जाएगा L0 - x - x1 होल स्क्वायर। अब आप यहाँ पर अजम्पशन ले सकते हो कि जो x है
आप ऐसा अगर मान लें कि सपोज कि जो x1 है वो थोड़ा छोटा है एज कंपेयर टू एक्स के कंपैरिजन में छोटा है, अगर ऐसा मान लें, और इसको फिर फर्दर सॉल्व कर लें। कैसे सॉल्व करेंगे, एलसीएम वगैरह ले लेंगे, और बाइनोमियली भी चाहे तो कर सकते हैं चीजों को, बट यस आप इसके एलसीएम वगैरह को ले सकते हो। और आपका जो फोर्स बनेगा, जो फोर्स बनेगा वो आप देख सकते हैं कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बन जाने वाला है, एक्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बनेगा, सॉरी x1 के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बनना चाहिए। तो आप देखोगे फोर्स बनेगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x1। आप समझ सकते हैं क्या कर रहा हूँ मैं, इसको इधर भेजूंगा, इसको इधर भेजूंगा, हम जो भी चीजें छोटी मोटी है उसको कैंसिल कर लेंगे। फोर्स आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x1 बनेगा। तो यहाँ पर जो भी कांस्टेंट आएगा x1 के पहले, उसको आप उस कांस्टेंट को ओमेगा स्क्वायर लेते हुए टाइम पीरियड की वैल्यू 2 पाई बाय ओमेगा लेते हुए टाइम पीरियड इज 2 पाई बाय ओमेगा लिख सकते हैं। बिलीव मी कि ये बहुत ज्यादा टफ चीज है नहीं। हमने वेरिएबल्स इधर उधर कर दिए हैं तो थोड़े आपको डिफिकल्ट लग रहे होंगे, बिल्कुल भी टफ नहीं है। तो आप इसको सॉल्व कर सकते हैं कि इसको आप इधर ले जाओ, इसको इधर ले जाओ, फिर दोनों के ब्रैकेट वगैरह को ओपन कर लो और देख लो कि जो भी टर्म आ रहा है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स होगा या फिर एक्स स्क्वायर होगा। मतलब सॉरी, x1 के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, और उससे फिर आप ओमेगा निकालते हुए टाइम पीरियड निकाल सकते हो। तो बेहतर ये होगा कि हम दोनों Q1 Q2 को सेम मान लेंगे, तो ऊपर वाले टर्म्स तो सेम हो जाएंगे। तो अगर आपको टाइम पीरियड का क्वेश्चन बनाना है तो आप ऐसा कर लो कि इस Q1 Q2 को सेम मान लो, तो थोड़ा कैलकुलेशन आसान हो जाएगा। बिकॉज Q1 Q2 अगर इक्वल हो जाते हैं, इन दैट केस आप क्या बोलोगे कि x/2 पे ये वाली डिस्टेंस बन जाएगी और थोड़ा कैलकुलेशन आसान होगा। कोई खास बात नहीं, आप इजीली इसको कैलकुलेट कर सकते हैं, मुझे ऐसा लगता है। बट अगर इसी चार्ज सिस्टम को मैं ऊपर डिस्प्लेस कर दूं इस एक्सिस पे, तो आप देख सकते हो कि इसका फोर्स भी ऐसा बनेगा और इसका फोर्स भी ऐसा बनेगा। अगर ऊपर डिस्प्लेस करते हैं तो अगर ऊपर डिस्प्लेस करते हैं तो इस पे फोर्स ऐसा बनेगा और इसका फोर्स कुछ ऐसा बनेगा। इधर वाले कंपोनेंट तो कैंसिल हो जाएंगे, नेट यहाँ बन जाएगा, और आप देख सकते हो जिस डायरेक्शन में डिस्प्लेस की हो उसी डायरेक्शन में वो चला जाएगा। तो इस केस में ये अनस्टेबल इक्विलिब्रियम की तरफ बढ़ेगा। अगर मैं y पे डिस्प्लेस करूँ, x पे डिस्प्लेस कर रहा हूँ, तो स्टेबल इक्विलिब्रियम की तरफ ये चल रहा है। ठीक है, आई थिंक यहाँ तक आप सबको समझ में आ गई होगी चीज़ें। आगे बढ़ते हैं, और ये इक्विलिब्रियम पॉइंट आ गया। अगर मैं यहाँ पर फील्ड ड्रॉ करना चाहूँ, फील्ड विद सॉरी फोर्स एज अ फंक्शन ऑफ एक्स अगर ड्रॉ करो तो कैसा ड्रॉ होगा। अगर हम देखें फोर्स एज अ फंक्शन ऑफ एक्स ड्रॉ करो तो कैसा ड्रॉ होना चाहिए। हाँ, ये चार्ज हो गया Q1, ये चार्ज हो गया क्यू क्यू मान लेते हैं, चलो प्लस क्यू मान लेते हैं। तो आप ऐसा सोचो कि इसके जस्ट इधर जो पॉइंट होगा, इसके जस्ट इधर जो पॉइंट होगा, एक्चुअल में वहां पर फील्ड सबसे ज्यादा डोमिनेटिंग किसकी वजह से होगा। बिकॉज इसका डिस्टेंस अप्रोचिंग टू जीरो होगा ना, तो इसका फील्ड सबसे ज्यादा होगा इनफाइनाइट के जैसा। और इसका फील्ड जो भी होगा इसके कंपैरिजन में इसका फील्ड काफी ज्यादा होगा इस पॉइंट के लिए, बहुत पास वाले पॉइंट के लिए। और इसका फील्ड किस डायरेक्शन पे है, लेफ्ट, इस जगह पर। तो यहाँ पर नेगेटिव इनफाइनाइट से चीजें शुरू होंगी, और जैसे जैसे आप दूर जाओगे तो इनके बीच का फोर्स जरूर बोल सकते हैं, इस पे लगने वाला फोर्स, ये जो भी पॉइंट पे फोर्स लगा रहा है, मतलब मैं यहाँ पर रख क्या रहा हूँ, फोर्स किस पे लिख रहे हैं, Q3 पर एक फोर्स लिख रहे हैं ना, किसी एक चार्ज को रख रहे हैं Q3 और उस पे फोर्स लिख रहे हैं। तो इस Q3 चार्ज पे यहाँ पर जब मैं रख रहा हूँ तो इस पे फोर्स ऐसा लगा रहा है ये, और इसी के कारण अभी नेट होगा। बिकॉज इससे तो बहुत, इसके कंपैरिजन में काफी ज्यादा डिस्टेंस है, तो हम बोल सकते हैं लेफ्ट साइड नेट फील्ड बनेगा और इनफाइनाइट से शुरू होगा। जैसे जैसे दूर जाएंगे इनके बीच Q3 पर फोर्स, नेट फोर्स कम होता जाएगा। तो यस मैं बोल सकता हूँ कि यहाँ से कम होता जाएगा एक्स के साथ, और यहाँ पर ये कुछ माइनस इन्फिनिटी को टेंड करेगा। तो पहला वाला एक्सिस ऐसा बना लेते हैं, इसके राइट में भी ऐसा कुछ होने वाला है। तो आप देख सकते हो यहाँ पर इसकी वजह से डोमिनेटिंग फोर्स होगा, और बाद में जैसे दूर जाएंगे तो दोनों की वजह से होगा। बट यस समय के साथ साथ, मतलब डिस्टेंस के साथ साथ वो कम हो रहा होगा। बट यस हम बोल सकते हैं कि राइट डायरेक्शन पे है तो उसको पॉजिटिव एक्सट्रीम से चालू कर रहा हूँ, और लगातार इनके बीच में जो फोर्स की वजह से ये कुछ इस तरह से डिक्रीज कर रहा है।
और हमें पता है कि बीच में ये बिल्कुल x/2 पे दोनों का फोर्स बोल सकते हैं 0 होने वाला है। और इसके जस्ट राइट पे अगर यहाँ पर कहीं पे चार्ज रखें तो इसकी वजह से इनफाइनाइट फोर्स ऐसा बनेगा ये। तो यहाँ पे फिर से प्लस राइट से फोर्स शुरू होगा, फिर 0 होगा, और इसके जब यहाँ पर पहुंच जाएंगे तो नेगेटिव इन्फिनिटी पे पहुंच जाएंगे फोर्स की वजह से। तो यहाँ पर ग्राफ ऐसा शुरू होगा, कुछ यहाँ पर 0 होगा, और फाइनली ये नेगेटिव इन्फिनिटी की तरफ ऐसा बढ़ जाएगा। तो आई थिंक आप समझ रहे होंगे कि इस तरह की ग्राफ को हमें कैसे प्लॉट करना है। अब आप किसी भी चार्ज के लिए अगर आपको पूछ लिया जाए तो उसमें कोई खास बात रही नहीं। ठीक है, इसमें कोई खास बात रही नहीं है। दो पॉजिटिव चार्ज के लिए हमने ऐसा कुछ प्लॉट कर दिया, बिल्कुल मिड पॉइंट। अच्छा, अगर ये नेगेटिव चार्ज होते तो ज्यादा डिफरेंस आता नहीं। अगर ये नेगेटिव होता तो ये पॉजिटिव यहाँ से शुरू होता, पॉजिटिव इन्फिनिटी से शुरू होता, और लगातार एक्स बढ़ाते तो ये कैंसिल होता, तो ऐसा कुछ बन जाता है यहाँ पर। और हम बोल सकते हैं कि सेकंड वाले केस पे ऊपर पे हमने क्या लिया, इलेक्ट्रिक फील्ड लिया, तो पॉजिटिव साइड से शुरू होता, और यहाँ पर अगर देखते तो नेगेटिव फील्ड बनता, नेगेटिव इनफाइनाइट से शुरू करते, ऐसा बन जाता, और कुछ भी डिफरेंस नहीं आता अगर नेगेटिव चार्ज दोनों नेगेटिव करते। एक पॉजिटिव एक नेगेटिव पे डिफरेंस बन सकता है, बट यस उस पे हम देखते हैं कैसे करना चाहिए। तो अब देख लेते हैं इक्विलिब्रियम फॉर बोथ नेगेटिव चार्ज। दोनों नेगेटिव चार्ज है तो उसकी वजह से इक्विलिब्रियम कैसे देखें, वो भी हम समझ सकते हैं। मान लो ये एक चार्ज है, ये एक चार्ज है, और दोनों के बीच में जो भी डिस्टेंस है, और चलो सिमिलर चार्ज मान लेते हैं, कैलकुलेशन से बचेंगे, तो -q माइनस, तो फिर से ऑब्वियस है कि बीच में ही आपका इक्विलिब्रियम पॉइंट आएगा। इधर दोनों अट्रैक्ट करेंगे, पॉसिबल नहीं है, यहाँ पर भी दोनों अट्रैक्ट करेंगे उस Q3 को। हाँ, आप समझ रहे हैं ना कि हम Q3 को यहाँ पर रख रहे हैं। आपको ये चीज समझना होगा कि हम Q3 पे फोर्स के हिसाब से सारी चीजें देख रहे हैं। तो उस Q3 का इक्विलिब्रियम देखना चाह रहे हैं, ठीक है, हम Q3 का इक्विलिब्रियम देखना चाह रहे हैं। तो बस ठीक है, क्या करना है, अब उस पे भी वही चीज है। बट मैं इस बार स्टेबल अनस्टेबल आपको दिखाना चाहता हूँ कि जैसे अगर अपन इसको हल्का इधर डिस्प्लेस करते हैं तो इसकी फोर्स बढ़ जाती है, और ये इधर ही चला जाए। तो इस केस में इस एक्सिस पे इस एक्सिस पे अनस्टेबल इक्विलिब्रियम बनता है। और इस केस में अगर इसको स्लाइटली ऊपर ले जाते हैं तो इसका फोर्स लाइन जॉइनिंग के अलोंग अट्रैक्टिव, Q3 नेगेटिव पॉजिटिव है, और इसका भी लाइन जॉइनिंग के अलोंग पॉजिटिव, तो नेट बन रहा है नीचे की तरफ, मतलब इस एक्सिस के अलोंग अब स्टेबल है। तो अगर आपको टाइम पीरियड वगैरह लिखना है तो फिर से कोई खास बात नहीं है, इस डिस्टेंस को x/2 लिखेंगे, इस डिस्टेंस को जो डिस्प्लेस किए हैं आप उसको कुछ x1 लिख लेंगे, और फिर से इसकी वैल्यू √(x1 + दिस कर देंगे, और बिल्कुल कुछ भी खास बात नहीं है, बिलीव मी बहुत इजी होगा। आप दोनों के कॉस कंपोनेंट साइन कंपोनेंट को ऐड करो। मैं एक बार हल्का सा इक्वेशन बना देता हूँ, उसके बाद आप उसको फर्दर सॉल्व कर सकते हैं। इस पे F1 फोर्स लग रहा है, इस पे F2 फोर्स लग रहा है, तो F1 फोर्स की वैल्यू क्या होगी, K Q, और Q3 बाय डिस्टेंस हो जाएगा इनके बीच में x/2 प्लस दिस x1, और इसका अंडर रूट बनता, तो मैंने बस ऐसा लिख दिया है प्लस, बिकॉज अंडर रूट इसका बनता होल स्क्वायर करना होता, तो हमने ऐसा लिख दिया, और साथ में जो दूसरा फोर्स है, बट मुझे इसका कौन सा कंपोनेंट चाहिए, इस एंगल को थीटा अगर बोल रहे हैं तो मुझे साइन थीटा चाहिए। तो साइन थीटा इस ट्रायंगल पे क्या होगा, दिस बाय दिस। तो हम देख सकते हैं दिस बाय दिस करने की वजह से यहाँ पर फोर्स, ये वाला डिस्टेंस आपका आ जा रहा है x1, और साथ में रूट अंडर, मतलब x/2 प्लस x। फिर से अजम्पशन लगा लेंगे ये पहला फोर्स है, और इसी के इंटू 2 कर लेते हैं तो हमको नेट फोर्स मिल जाएगा, बिकॉज इसकी वजह से भी तो सेम फोर्स ही बनने वाला है। तो ये आपका एफ नेट बन गया, ये आपका एफ नेट बन गया इस जगह पर। और आप देख सकते हो कि ये x1 की वैल्यू बहुत छोटी है एज कंपेयर टू दिस x
x/2 के कंपैरिजन में बहुत छोटा है, ये अजम्पशन लेंगे कि x/2 के कंपैरिजन में x1 की वैल्यू बहुत छोटी है, ना कि बड़ी है। तो इस केस में हम x1 को नीचे से इग्नोर कर लेंगे, ऊपर से तो कर नहीं सकते बिकॉज मल्टीप्लीकेशन पे, तो नीचे से इग्नोर कर लेंगे। तो आप देख सकते हो फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x1, तो जो भी बचा हुआ टर्म है दैट टर्म विल बी योर ओमेगा स्क्वायर, और फिर वहां से आप टाइम पीरियड की वैल्यू लिख सकते हैं। ओके, आई थिंक यहाँ तक सबको समझ में आ रहा हो कि किस तरह से चीजों को आगे करते हैं। फर्दर आगे देखते हैं और समझते हैं आगे की चीजें कैसे देखनी है। तो अभी तक हमने फोर्स की इक्विलिब्रियम फोर्स और ये वाली डायग्राम भी बना सकते हैं, वो सारी चीजें ठीक है। फोर्स का डेफिनेशन देख चुके हैं, इंटरैक्शन फोर्स दोनों के बीच में कैसे लग रहा है, सुपरपोजिशन देख चुके हैं, इक्विलिब्रियम देख चुके हैं। फिर ये इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेस एक्स का ग्राफ बनाए हैं। एक तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड है इस एक्सिस में और इस एक्सिस में एक्स है। इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं बोल रहे हैं, फोर्स वर्सेस एक्स का ग्राफ बना रहे हैं, फोर्स वर्सेस एक्स का ग्राफ बना रहे हैं। तो फोर्स वर्सेस एक्स का ग्राफ है किसके लिए, फॉर ऑन Q3, ऑन पॉजिटिव Q3। पॉजिटिव Q3 एक चार्ज है, उस पे फोर्स लग रहा है इन सिस्टम की वजह से। इसका ये डायग्राम, ठीक है। आगे बढ़ते हैं एंड नेक्स्ट हमें देखना है यहाँ पर विच इज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू। तो नेक्स्ट थिंग इज इलेक्ट्रिक फील्ड। अब इस इलेक्ट्रिक फील्ड पे हम क्या समझें उसके बारे में बात करते हैं, कैसे देखना चाहिए इस इलेक्ट्रिक फील्ड को। तो हम ऐसे समझ सकते हैं कि ये एक बॉडी है। अब ये इस पे जो फोर्स लगा रहा है, किसी एक चार्ज पे फोर्स लगा रहा है, इसको मान लेते हैं कुछ देर के लिए कि ये सोर्स है। मतलब ये फोर्स लगा रहा है, ये एक्सपीरियंस कर रहा है हमारे हिसाब से। लगा तो ये भी रहा है इस पे, बट हम इस पे फोकस कर रहे हैं। तो ये सोर्स है और ये इस पे फोर्स लगा रहा है इस डायरेक्शन। तो हमें पता है कि हम इस पे बता सकते हैं कि इस जगह पर फोर्स किसके इक्वल होगा, K/Q1/r² और 4 × तो अगर मैं यहाँ पर Q के बदले किसी यूनिट चार्ज को रखूं, तो इस पे जो भी फोर्स लगेगा अगर मैं उसकी वैल्यू बता दूं, तो फिर आपको बता दिया जाए कि 10 कूलम चार्ज है, तो आप उस फैक्टर को 10 से मल्टीप्लाई कर दोगे, फिर 15 से मल्टीप्लाई कर दोगे अगर 15 कूलम बता दिया जाए। तो हमें पता है कि अगर ये यूनिट चार्ज पे अगर कुछ F फोर्स लगा रहा है, F0, तो अगर किसी और चार्ज पे लगाना है तो उसके चार्ज के मैग्नीट्यूड से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये जो F0 है ना, मतलब फोर्स ऑन यूनिट चार्ज ड्यू टू सोर्स चार्ज, ये सोर्स चार्ज एक यूनिट चार्ज पे कितना फोर्स लगा रहा है, दैट वैल्यू इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। आप इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी से बोल सकते हैं। सो हम ऐसा बोल सकते हैं, एक्चुअल में ये जो चार्ज है हम इसको बहुत छोटा रखते हैं, बट अगर समझना है तो फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के लिए हमें क्या बोलना चाहिए, वी विल assume a unit charge at that place and will calculate force on that unit charge due to source charge. That value of force will be your electric field intensity. जो भी वो फोर्स की वैल्यू है, that value of force is electric field intensity। मतलब मैं बोल सकता हूँ कि एक कूलम पे या फिर एक यूनिट चार्ज पे जो भी फोर्स लग रहा है, अगर आप उसको चार्ज से मल्टीप्लाई कर दोगे तो नेट फोर्स मिल जाएगा। तो हम यूनिट चार्ज पे फोर्स की वैल्यू हर जगह पर पता कर लेते हैं, और अगर मुझे किसी भी जगह पर फोर्स चाहिए होगा, किसी चार्ज पे फोर्स चाहिए होगा, तो उस यूनिट चार्ज की वैल्यू से पे लगने वाले फोर्स को उस चार्ज से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये चीज हमारे आगे आने वाली चीजों को बहुत आसान बनाने वाला है, अगर मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड अलग अलग कॉम्बिनेशन की वजह से आता है। बिकॉज अगर मुझे किसी पे भी फोर्स निकालना हो, किसी भी बॉडी पे फोर्स निकालना हो,
तो मैं क्या प्रेफर करूंगा कि देखूंगा कि इस सोर्स की वजह से उस जगह पर क्या यूनिट कूलम पे क्या फोर्स लग रहा है, तो उसको अपन इलेक्ट्रिक फील्ड बोलेंगे। अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना जानते हैं तो बस उस जगह पर होने वाले चार्ज से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो उस चार्ज पे लगने वाला फोर्स इजिली कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेशन, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेशन हमारे लिए इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो अभी हम अलग अलग बॉडी की वजह से ये इलेक्ट्रिक फील्ड की कैलकुलेशन करेंगे, बहुत बेहतरीन तरह से करेंगे, कुछ भी चीजें छोड़ेंगे नहीं। तो ये हो गया बेसिक बात, जिसमें कि हमने देख लिया कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हमें अगर किसी जगह निकालनी है, एक्चुअल में ये करेक्ट डेफिनेशन नहीं है कि 1 कूलम के चार्ज को रखें, बट अगर हमें एक्चुअल में समझना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या है, तो हम ऐसा समझ सकते हैं कि वहां पर यूनिट कूलम चार्ज रख दो, किसी भी सोर्स चार्ज से r डिस्टेंस दूर पे एक यूनिट कूलम चार्ज रख दो, और उस यूनिट कूलम चार्ज पे जो भी फोर्स लगेगा उस वैल्यू ऑफ फोर्स को हम क्या नाम देंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। और बस ठीक है, अगर उस इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के साथ अगर मैं चार्ज को मल्टीप्लाई कर दूं, जितना भी चार्ज आप एक्स्ट्रा रख रहे हो, तो मुझे उस चार्ज पे होने वाला फोर्स मिल जाता है। तो यहाँ से समझ में आ रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ये ही है। तो दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू पॉइंट चार्ज। तो एक पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी अगर मुझे कैलकुलेट करना है, तो वो होता है के सोर्स चार्ज अपॉन आर का स्क्वायर, किसी भी आर डिस्टेंस दूर पे अगर मुझे पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी चाहिए, तो उसकी वैल्यू होती है के क्यू वन for k q by r square, where q is charge by the source, where q is the field, q is a charge on the source body, जो भी सोर्स बॉडी है उस पे जो चार्ज होगा उसको मैं q। ठीक है, तो यहाँ तक बातें आई थिंक क्लियर होंगी। तो अब हमें पॉइंट चार्ज की वजह से फील्ड आ गया है, तो कुछ बेसिक, तो फॉर रिप्रेजेंटेशन ऑफ दीज फील्ड, इस फील्ड की रिप्रेजेंटेशन के लिए एंड डायरेक्शन, मतलब इस फील्ड के इंटेंसिटी और डायरेक्शन को दिखाने के लिए वी विल ड्रॉ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। हम क्या ड्रॉ करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, मतलब कुछ एक ऐसा स्ट्रक्चर बनाएंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, कुछ लाइंस वगैरह ड्रॉ करेंगे जिससे कि हम इंफॉर्मेशन निकाल पाएंगे कि वहां पर फील्ड कैसा है। ठीक है, तो कुछ जनरल इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस मैं आपको बना के दिखा रहा हूँ, फिर उसके कुछ प्रॉपर्टीज है वो डील कर लेंगे। तो यहाँ से जो भी बेसिक चीजें हैं वो खत्म होगी, फिर हम इलेक्ट्रिक फील्ड के कैलकुलेशन पर आ पाएंगे। ठीक है, तो आप देख सकते हो ये मेरा कुछ ऐसा बन रहा है। तो अगर ये पॉजिटिव चार्ज है तो उसकी वजह से फील्ड लाइंस ऐसे होती है, और अगर मैं यहाँ पर इसके जस्ट बदले नेगेटिव चार्ज बनाऊं तो फील्ड लाइंस में ज्यादा डिफरेंस आएगा नहीं, बस एरो जो है वो ऐसे चेंज हो जाएगा। नेगेटिव चार्ज के लिए, नेगेटिव चार्ज के लिए एरोज ऐसे चेंज होते हैं। तो ये दोनों पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज की वजह से फील्ड लाइंस हो गए। और भी फील्ड लाइंस डायपोल वगैरह की वजह से होंगी, जिसे हम देखेंगे आगे डायपोल्स वगैरह पढ़ के, बट अभी हम बस ऐसा पढ़ लेते हैं कि एक पॉजिटिव एक नेगेटिव की वजह से फील्ड लाइंस कैसे। ठीक है, वो भी देख लेते हैं। तो अब अपन ये फील्ड लाइंस जब ड्रॉ कर लिए हैं, तो उसके बाद हम बात करेंगे कि ये फील्ड लाइंस ड्रॉ करने के बाद ये नेगेटिव चार्ज के हैं, इसके कुछ प्रॉपर्टीज देख लेते हैं, फिर उसको अच्छे से देखेंगे क्या वो यहाँ पर अप्लाई हो रहे हैं या नहीं। तो प्रॉपर्टीज अगर देखें फील्ड लाइंस, तो फील्ड लाइंस की अगर प्रॉपर्टी की बात करें तो क्या क्या प्रॉपर्टी होती है फील्ड लाइंस में, ये समझ। तो प्रॉपर्टी नंबर वन, फील्ड लाइंस की पहली प्रॉपर्टी अगर हम ध्यान से देखें, तो वो होता है कि एमर्ज होते हैं ये आइदर पॉजिटिव चार्ज से
और इन्फिनिटी पे, और टर्मिनेट होते हैं, निकलने के बाद जाते कहाँ पर है, आदर नेगेटिव चार्ज पे और इन्फिनिटी। ये पहली प्रॉपर्टी है। सेकंड प्रॉपर्टी, मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि फील्ड एट ओरिजिन, फील्ड एट ओरिजिन मतलब फील्ड इंटेंसिटी, किसी भी जगह पर फील्ड की होने वाली इंटेंसिटी ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी डेंसिटी ऑफ लाइंस। डेंसिटी ऑफ लाइन से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल पे मेरा थोड़ा जोर है, बिकॉज हमारे सिलेबस में ऐसा माना जाता है कि अगर Q1 2 कूलम चार्ज, ऐसे मानना है कि अगर 2 कूलम चार्ज 10 लाइंस निकाल रहा है, तो 4 कूलम चार्ज 20 लाइंस निकालने होता है। हम ऐसे कन्वेंशन के साथ चलते हैं सिलेबस में, तो इस चीज को थोड़ा सा याद रखेंगे। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब है बिल्कुल सिमेट्रिकली चार्ज वेरिएशन होगा, ऐसा मान रहे हैं। फिर तीसरी ये है कि किसी भी पॉइंट पर कर्व पे टेंजेंट अगर ड्रॉ करते हैं, will give us the value of the direction of field, not the value. मतलब जिस भी डायरेक्शन पे आप फील्ड, जैसे ये कुछ एरो, ऐसा कुछ फील्ड है, इस जगह पर अगर फील्ड चाहिए का डायरेक्शन चाहिए तो आप टेंजेंट ड्रॉ करो, आपको मिल जाएगा। और यहाँ से अगर दो फील्ड लाइंस कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करेंगे, चौथी प्रॉपर्टी है, बिकॉज अगर वो इंटरसेक्ट कर जाते हैं, अगर वो इंटरसेक्शन हो जाता है, देन एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड की एक ही जगह पर दो नेट डायरेक्शन फील्ड की है, कॉम्पोनेंट नहीं है ये, दो नेट डायरेक्शन दिखा रहा है फील्ड का एक ही जगह पर, जो कि पॉसिबल है नहीं। तो इस वजह से दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करते हैं, इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी। ठीक है, दो फील्ड लाइंस कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करेंगे, तो चौथी प्रॉपर्टी आप लिख सकते हो कि इनका इंटरसेक्शन पॉसिबल नहीं, इंटरसेक्शन इनका पॉसिबल नहीं है। फोर्थ प्रॉपर्टी अपन ऐसा कुछ, इंटरसेक्शन इनका पॉसिबल नहीं। सो ये ओवरऑल हमारे बोल सकते हैं सारे बेसिक प्रॉपर्टीज और बेसिक बातें हो गई हैं फील्ड्स के बारे में। और इतनी चीजें अगर आपको अच्छे से समझ में आई हैं, तो आप अगले क्लास से बिल्कुल ज्वाइन कर सकते हैं। और अगले क्लास से ही हम बोल सकते हैं बिल्कुल बहुत बढ़िया लेवल की चीजें शुरू हो जाएगी। फील्ड को कैसे सोचना है, कहाँ पर सिमेट्रिकल है, कौन से कैंसिल होंगे, कैसे देखना है, फील्ड की डायरेक्शन कैसे याद रखें, कैसे समझना है, सारी चीजें अपन अगली क्लास में डिस्कस करने वाले हैं। आज की क्लास मैंने पहले भी बोला है बहुत बेसिक था, आप इन सारी चीजों को बहुत बढ़िया से रिवाइज करके रखो। एंड यस, आप किसी भी स्टैंडर्ड बुक से इस क्लास के बाद, हाँ, किसी भी स्टैंडर्ड बुक से, किसी भी स्टैंडर्ड बुक से आप फोर्स ऑन मल्टीपल चार्जेस, डिस्क्रीट सिस्टम पे जो भी फोर्सेस होंगे उनके क्वेश्चंस कर सकते हो। मतलब मैं एग्जांपल दे रहा हूँ कैसे, कि यहाँ पर एक ऐसा रोप होगा, इस पे चार्ज होगी, फिर यहाँ पर एक दूसरे चार्ज को रख देंगे, तो इस पे एक टेंशन लगेगा, एक mg इसका लगेगा, और एक ये लगेगा, इसका इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा। तो ये इक्विलिब्रियम में किस एंगल पे आएंगे, कैसे आएंगे, तो आप इसमें कुछ नहीं, लामीज थ्योरम वगैरह लगा के इन सारे फोर्सेस को बैलेंस वगैरह कर सकते हो। इसमें कोई खास बात नहीं है, ये एप्लीकेशन है। मतलब आज मैं आपको बोल रहा हूँ कि कम से कम एप्लीकेशन ऑफ के Q1 Q2/R² किसी भी स्टैंडर्ड बुक से कर लो, दो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज तो है नहीं, बट हाँ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है भी, बिकॉज अगर आप ये चीज नहीं सीखेंगे तो आगे आपको चीजें परेशान करेंगी। तो ये आप जरूर एक बार कर लें किसी भी स्टैंडर्ड बुक से। मैंने ऑलरेडी बताया हुआ है आप कौन सी स्टैंडर्ड बुक फॉलो कर सकते हैं, तो उन सारे बुक के थ्रू आप कोई भी स्टैंडर्ड 2 4 5 सवाल भी लगा लेते हैं, तो आपको आइडिया लग जाएगा कि कैसे बैलेंसिंग वगैरह हो रहा है, बिकॉज ये प्योर कैलकुलेशन है, इसमें ज्यादा कुछ है नहीं।
तो अगली क्लास से फिर अपन इलेक्ट्रिक फील्ड वगैरह के बारे में बहुत बढ़िया क्लास शुरू करने वाले हैं। तो आज की क्लास को यहाँ पर ही एंड करते हैं और अगली वीडियो जल्दी आएगी, आप उसके लिए रेडी रहें। थैंक यू वेरी मच।